गुड इवनिंग ऑल द स्टूडेंट्स। उत्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन। शीतकालीन अवकाश चल रहा है और आप सभी विद्यार्थी घर पे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। एक बार सभी विद्यार्थियों का और सभी अभिभावकों का उत्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अलग अलग विषयों का अध्ययन हमारा क्रमागत रूप से जारी है। हम साइंस के बारे में पढ़े, इंग्लिश के बारे में भी हमने अध्ययन किया, गणित विषय का भी अध्ययन किया और आज हम एक महत्वपूर्ण भाषा संस्कृत, जो देवताओं की भाषा है, उस भाषाओं का अध्ययन करते हैं। एक छोटी सी श्लोक के माध्यम से मैं अपनी क्लास आरंभ करना चाहूँगा। तो एक बार सभी विद्यार्थी आप लाइव जुड़ जाइए उत्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और अपनी रफ कॉपी लेके बैठें। और बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस टॉपिक का बहुत अच्छी तरीके से हम आनंद लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हो कि विद्या ददाति विनयम, विनयम याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनवा धनोति, धनाद धनम तत् शुकम। आप जानते हो कि विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता मिलती है, विनयम याति पात्रताम, और विनम्रता से विद्यार्थियों पात्रता मिलती है, पात्रत्वाद धनवा धनोति, पात्रता से मानव को धन मिलता है, धनाद धनम तत् शुकम, और धन से मानव सुख या प्रसन्नचित रहता है। इसलिए विद्यार्थियों, आप आपके पास में जो भी हथियार है, अर्थात आपकी कॉपी, आपकी पेन और आपकी किताब आगे रख लीजिए। और आज हम संस्कृत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और कक्षा 10वीं के अंदर इसके 2 नंबर का 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और कक्षा 9वीं में 4 नंबर का इसका एक प्रश्न आता है। तो इसलिए विद्यार्थियों, आप अपनी कॉपी लेके हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो सभी विद्यार्थियों की नजर बोर्ड की तरफ होनी चाहिए इस समय। और हमारा टॉपिक है बच्चों उपसर्ग। उपसर्ग जो कक्षा 10वीं के अंदर 1+1 अर्थात 2 नंबर का इसका प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। और हमारे जो ब्लूप्रिंट है बोर्ड का, उसके हिसाब से हम चलेंगे तो 2 नंबर का इसका एक प्रश्न आएगा। इसलिए बहुत अच्छी और श्रद्धा के साथ आप इस टॉपिक का आनंद लीजिए। विद्यार्थियों, गीता में एक बहुत सुंदर लाइन आती है, श्रद्धा ज्ञान वलधम, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए बड़ी सच्ची श्रद्धा के साथ आप इस टॉपिक से जुड़ जाइए। विद्यार्थियों, हमारे सामने एक शब्द लिखा हुआ है उपसर्ग। तो इस शब्द के बारे में हम सामान्यतः अध्ययन करते हैं थोड़ा। उपसर्ग शब्द बच्चों 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है उप और दूसरा शब्द है बच्चों सर्ग। अब इन दोनों शब्दों का थोड़ा मतलब जानते हैं, फिर इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, उप का मतलब होता है आगे और सर्ग का मतलब होता है बच्चों रचना। सर्ग का अर्थ होता है रचना। उप प्लस सर्ग यानी आगे रचना, इस शब्द का अर्थ होता है। तो इस टॉपिक को हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषाओं की बात करते हैं बच्चों। तो उपसर्ग की परिभाषा क्या है, देखिए ध्यान से। बहुत ही इसकी आसान और सरल परिभाषा है। इसको थोड़ा सा आप मेरे साथ साथ थोड़े दोहराते रहिए और साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों की नजर स्क्रीन के ऊपर होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों देखिए परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, उसे उपसर्ग कहते हैं। उसे उपसर्ग कहते हैं। तो ये विद्यार्थियों हमारे सामने उपसर्ग की परिभाषा होगी। उपसर्ग की परिभाषा ये है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी बच्चों परिभाषा है, क्योंकि इस परिभाषा से हमें ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा कि उपसर्ग है क्या। तो उपसर्ग बच्चों शब्द नहीं होता है, उपसर्ग एक शब्दांश होता है। इसको ध्यान से आप देखना। उपसर्ग यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे बच्चों एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से आप देखना। जैसे हमारे सामने एक शब्द आता है ज्ञान।
अब ये ज्ञान शब्द है और इस ज्ञान शब्द के आगे अलग अलग उपसर्ग लगेगा तो क्या होगा बच्चों, तो उसके अर्थ में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखना बच्चों, ज्ञान के आगे यदि हमने वी उपसर्ग लगा दिया तो हमारे पास में शब्द बन जाएगा विज्ञान। अब ध्यान से देखना बच्चों, ज्ञान शब्द है और ये देखो शब्द वही है लेकिन उसके आगे शब्दांश जुड़ेगा, उसके आगे शब्दांश जुड़ेगा और शब्दांश के जुड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। ज्ञान शब्द में बच्चों ए शब्द मिल गया यानी ए उपसर्ग आया तो शब्द बन जाएगा ज्ञान। फिर वापस बच्चों ध्यान से देखना, शब्द वही हमारे पास में ज्ञान है, ज्ञान शब्द के आगे सम उपसर्ग लगा, शब्द बन जाएगा संज्ञान। इस प्रकार शब्द एक ही है लेकिन अलग अलग उपसर्ग लगने से उसके शब्द के अर्थ में बच्चों क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और इस प्रकार अर्थ में परिवर्तन होना ही तो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। और इस उपसर्ग के बाद में हम इसे आगे बढ़ते हैं, उपसर्ग की बच्चों थोड़ी विशेषताओं की बात करते हैं। उपसर्ग की क्या विशेषता होती है और जिस विद्यार्थी को इसकी विशेषता समझ में आ गई वो उपसर्ग को बहुत ही आसानी से और बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। एक बार पुनः ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनका उत्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जो विद्यार्थी हमारे साथ में अभी नए जुड़े हैं उन्हें मैं कहना चाहूंगा, हमारा टॉपिक चल रहा है उपसर्ग, जो कक्षा 10वीं और 9वीं कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और कक्षा 10वीं में इसके 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। जो शुरुआत का पहला प्रश्न है उसी प्रश्न का खंड 7वां और 8वां बोर्ड का प्रश्न उपसर्ग से संबंधित होगा। इसलिए विद्यार्थियों बड़ी ध्यान से और ईमानदारी से इस क्लास का आनंद लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, उपसर्ग की विशेषताओं की बात करते हैं। इसकी कौन कौन सी विशेषता होती है? तो बच्चों उपसर्ग की पहली विशेषता है कि इनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता है। इनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई अस्तित्व नहीं होता है। अर्थात बच्चों जब उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगेगा तब उसका महत्व होगा, स्वतंत्र रूप से उपसर्ग का कोई महत्व नहीं होता है। इसकी पहली विशेषता। बच्चों दूसरी विशेषता यह है कि ये शब्द के आगे लगते हैं, ये शब्द के आगे लगते हैं। अर्थात बच्चों उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के आगे लगेंगे। और तीसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उपसर्ग शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। जो शुरुआत में हमने परिभाषा में देखा था, उपसर्ग बच्चों शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। शब्दांश का बच्चों मतलब होता है शब्द का अंश, यानी ये किसी शब्द का एक अंश होता है, न कि खुद शब्द नहीं होता है बल्कि शब्दांश होता है। वापस इसकी तीनों परिभाषाओं की हम लोग बात करें तो पहली बात बच्चों दिमाग में अपने को यह रखनी है कि उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता है। दूसरी बात दिमाग में रखनी है कि ये हमेशा शब्द के आगे लगते हैं। और तीसरी बात, उपसर्ग शब्द नहीं शब्दांश होते हैं, अर्थात किसी शब्द का अंश होते हैं। 3 बात हमें ये दिमाग में रखनी है। उसके बाद में बच्चों आगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों और इनसे बाहर कोई प्रश्न आज तक नहीं गया है। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, यानी हिंदी के अंदर या विदेशी भाषाओं की बात करें तो उनमें बहुत सारे उपसर्ग होते हैं जिनकी संख्या कुछ निश्चित नहीं होती है, लेकिन बच्चों संस्कृत के अंदर 22 उपसर्ग होते हैं। और अब मैं आपके सामने 22 उपसर्गों की सारणी रखता हूं और जिस विद्यार्थी को ये सारणी याद है, तो क्योंकि हमारे 10वीं बोर्ड में ऑप्शन वाले प्रश्न पूछते हैं उपसर्ग के, तो ऑप्शन वाले प्रश्न को इस सारणी के माध्यम से हल करने में हमारे पास सुविधा रहेगी। इसलिए सभी विद्यार्थी मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए और अच्छी तरीके से इस क्लास को समझते रहिए। अब हमारा पॉइंट ये है बच्चों कि संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। तो 22 उपसर्ग है, तो वो कौन कौन से उपसर्ग है जो संस्कृत के अंदर होते हैं? ध्यान से देखना बच्चों, मेरे साथ साथ में आप इस सारणी को अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कर लेना और अच्छे से इसको समझ लेना। ध्यान से देखो, अभी, अति, अधि, अभी, अधि, अति और अधि। अगला है उप,
अव, उप अव अन आ, उप अव अन और आ, पर, परा, परी, प्रति, दुस, निस, दुर, निर और नानी, निर और नी। साथ ही साथ अगला है बच्चों अनु, उत, वी, सु और सम, वी, सु और सम। तो ये बच्चों संस्कृत के अंदर कुल उपसर्ग होते हैं, जिसके अंदर एक और उपसर्ग की बात करें तो उप भी इसके अंदर आता है। अब ये 22 इनकी संख्या है, तो ये 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, और जिस जिस विद्यार्थी को ये 22 उपसर्ग याद है वो विद्यार्थी आसानी से संस्कृत का कोई भी प्रश्न अच्छी तरीके से हल कर लेगा। वापस एक बार हम इस सारणी को अच्छे से दोहराते हैं कि संस्कृत के अंदर कुल 22 उपसर्ग होते हैं बच्चों, और 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं? अभी, अति, अधि। मेरे साथ साथ इस प्रकार आप दोहराते रहिए, आसानी से आपको याद हो जाएगा। कैसे? देखो, अभी, अति, अधि, उप, अव, अन, आ, पर, परा, परि, प्रति, दिस, दुस, निस, दुर, निर, नी, अनु, उत, उप, वी, सु और सम। ये इनके 22 उपसर्ग है, जिसमें एक बार हम गणना कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। ये हमारे पास में 22 उपसर्ग है, और इन 22 उपसर्गों को अच्छी तरीके से आप याद कर लेना। क्यों याद कर लेना बच्चों? क्योंकि एक अगली इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल के क्या आती है, एक बार आप सभी इस पूरी सारणी को देखिए बच्चों, तो आपको एक भी उपसर्ग ऐसा नहीं दिखेगा संस्कृत में जिसकी मात्रा बड़ी हो। आपको एक लाइन दिमाग में रखनी है कि संस्कृत के अंदर हमेशा उपसर्ग की मात्रा छोटी होती है। जैसे देखिए, अभी, अभी के अंदर बच्चों ई की मात्रा छोटी है, अति में भी छोटी है, अधि में भी छोटी है, उप में कोई मात्रा नहीं, अव में कोई, या तो कोई मात्रा होगी नहीं, या कोई भी मात्रा होगी वो छोटी होगी। आ स्वयं में अपना उपसर्ग है, पर, परा, परी देखो छोटी, प्रति छोटी। और यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना बच्चों, जब भी दुस, निस ये शब्द आते हैं, इसमें से हमेशा ये सड़क वाला होगा। ध्यान रखना, हमेशा से, दुस और निस के अंदर से सड़क वाला होगा। दुर, निर और नी, अनु, उत और उप, वी, सु और सम। अब यहाँ से एक बात आगे नोट करके आपको लिखनी है बच्चों, वो ये लिखनी है कि संस्कृत में उपसर्ग में मात्रा हमेशा छोटी लगेगी। और बच्चों यहां से कई प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। आप अपने जो बोर्ड का ब्लूप्रिंट जारी किया गया है वहां पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप ध्यान से देखना बच्चों, तो वहां पर उपसर्ग के ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे, और जिस ऑप्शन के अंदर बड़ी मात्रा होगी उसको हम पहले से ही काट सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस एक पॉइंट की वजह से। तो इस पॉइंट को आप दिमाग में रखना कि संस्कृत में उपसर्ग की मात्रा हमेशा छोटी लगेगी, यह सबसे महत्वपूर्ण है। और अब अपन उपसर्ग को आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे हमारी क्लास को एक एक उपसर्ग की हम बात करते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखना, हमारा बच्चों पहला उपसर्ग है वो है अभी। अभी उपसर्ग है। अब परीक्षा के अंदर इसका प्रश्न कैसा आएगा और हमें कैसे हल करना है, यहां से हमें दिमाग में कुछ शब्द रखने हैं बच्चों। जैसे इसकी परिभाषा आप दिमाग में रखो, तो ये परिभाषा रखना कि संस्कृत के किसी भी शब्द के अंदर यदि उप, अधि और अभी शब्दांश किसी शब्द में लगाया है, यानी संस्कृत के किसी भी शब्द में अभी आपको देखने को मिले, तो वह हमेशा अभी उपसर्ग होगा। कैसे? ध्यान से देखना, शब्द आ जाएगा अभिनव, या बच्चों कोई शब्द आ जाए आपके सामने अभिभाषण, या आपको कोई शब्द मिले अभिसार। अब यहां से आप ध्यान से देखना, ये तीन हमारे पास में शब्द है, अभिनव, अभिसार, अभिभाषण। इन शब्दों में परीक्षा में क्या पूछेगा आपको? परीक्षा में ऐसे पूछेगा कि अभिनव शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है, या अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, या अभिसार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसको आपको हल कैसे करना है बच्चों, यहां आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि ये देखो इसमें अभी शब्द आया हुआ है, अभी प्लस नव, आगे विसर्ग भी आप लगा देना, अभिनव, जैसे अभी प्लस भाषण ये शब्द है। अगला शब्द है अभी प्लस सार,
और परीक्षा के अंदर बच्चों जो शब्द मैं आपको बोर्ड में लिखा रहा हूं, बोर्ड परीक्षा में एक भी शब्द यहां से बाहर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप अच्छे से मेरे साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। अभी यानी इसकी परिभाषा ये होगी कि संस्कृत के वे शब्द जिसके अंदर अभी स्पष्ट रूप से दिख रहा है उस शब्द में हमेशा कौन सा उपसर्ग होगा बच्चों, तो अभी उपसर्ग होगा। और यहां से जो प्रश्न है परीक्षा में दो तरीके से पूछेंगे, या तो सरल शब्द होंगे या कुछ शब्द कठिन होते हैं। तो कठिन शब्दों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कठिन शब्दों को कैसे हल किया जाता है। लेकिन एक बार हम सामान्य शब्दों की बात करते हैं तो अभी से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न मिलेगा या आपको परीक्षा में अभिनव दिया हुआ होगा या अभिभाषण या अभिसार, कई बार अभिनव शब्द भी आता है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों, इसको अच्छे से दिमाग में रखना। अभिभाषण शब्द भी कई बार परीक्षा में पूछते हैं। और एक शब्द आपको अभिमान, यह शब्द कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि अभिमान शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है। तो बच्चों अभिनवान शब्द के अंदर आपको स्पष्ट दिख रहा है यहां पर कौन सा उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं और अभी के बाद में बच्चों हम लोग बात करें तो अति उपसर्ग की। अति उपसर्ग के कौन कौन से शब्द हैं, जैसे देखो अतिसार, बहुत ही इजी है बच्चों, इसकी परिभाषा दिमाग में अपने को ऐसे रखनी है कि संस्कृत के किसी भी शब्द के आगे आपको अति देखने को मिले तो वह हमेशा अति उपसर्ग होगा। अतिसार है, कई बार शब्द आता है परीक्षा में बच्चों अतिक्रमण, यह शब्द है। अब इन शब्दों की यदि हम बात करें तो सीधा सीधा आपको क्या दिख रहा है बच्चों, अति यहां पर खुला दिख रहा है, अतिसार अतिक्रमण, ये दोनों शब्द दिमाग में रखना। और इससे संबंधित कुछ कठिन शब्द भी आते हैं, लेकिन हम एक बार सरल से कठिन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले छोटे छोटे सरल शब्द ले रहे हैं, उसके बाद में मैं आपके सामने कुछ कठिन शब्द लूंगा, जिससे अभिनव ये जो अति और अधिक के कठिन शब्द है वो भी हमारे तैयार हो जाएंगे। आगे बात करें अभि, अति, और उसके बाद में बच्चों अगला हमारा उपसर्ग होगा वो होगा अधि। अधि में देखिए बच्चों शब्द आता है कई बार परीक्षा में अधिनियम, कई बार शब्द आता है अधिकार। अब इन शब्दों में बच्चों स्पष्ट आपको दिख रहा है, देखो यहां अधि उपसर्ग दिख रहा है, यहां पे कौन सा उपसर्ग दिख रहा है, अधि उपसर्ग दिख रहा है। इस प्रकार अधिनायक, कई बार अधिनियम, अधिनियम, अधिनायक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों अधिनायक। इस प्रकार परीक्षा के अंदर कई शब्द आपको देखने को मिलेगा। अधिकरण शब्द भी कई बार परीक्षा में आता है, यह आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है, मैं नीचे लिख लेता हूं और साथ साथ में बच्चों नोट्स बनाते रहना। अधिनियम, अधिकार, अधिनायक, और इस प्रकार जितने भी शब्द हमें देखने को मिले तो सारे के सारे शब्द को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अधि उपसर्ग से संबंधित ये तीन शब्द हमारे पास में है, अधिक नियम, अधिकार और अधिनायक। आगे हम लोग बात करें तो अगला बच्चों हमारा उपसर्ग होगा, वापस आप उस सारणी में जाओ, अधि, अति, और अब हम बात करें अप, बहुत ही इजी शब्द है अप। अप में क्या दिमाग में रखना है कि संस्कृत के किसी भी शब्द के अंदर यदि अप उपसर्ग लगे तो वह हमेशा कौन सा उपसर्ग होगा, अप होगा। कैसे शब्द आए परीक्षा में अपवाद, अपवाद शब्द आ जाए, या कई बार बच्चों आपको शब्द मिले अपमान, अपमान शब्द मिले या अपवाद शब्द मिले, या कई बार अप शब्द देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों अप शब्द। ये जो शब्द है या सीधे आपको पेपर में दिया हुआ मिलेगा कि अपवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, या अप शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो आप बच्चों आसानी से बता सकते हो अप प्लस वाद, या आप आसानी से बता सकते हो अप प्लस मान, या आसानी से बता सकते हो अप प्लस शब्द। ये बच्चों सरल शब्द हैं। परीक्षा में वे शब्द जो देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा उपसर्ग यहाँ लगेगा, वो शब्द मैं पहले ले रहा हूं, उसके बाद में कुछ कठिन शब्द लूंगा जो संधि के माध्यम से हमें सरल हो जाएगा। उसके बाद में बच्चों बात करें तो अ उपसर्ग, ये भी इजी उपसर्ग है, अर्थात अपवाद, अपमान, अपशब्द, इस प्रकार के इसके भी छोटे छोटे शब्द है। जैसे कई बार परीक्षा में शब्द आता है अवमानना शब्द आ जाए, तो देखिए अवमानना की शब्द की बात करें, अवमानना, कई बार शब्द आते हैं अवगुण, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों, अच्छी तरीके से इसे दिमाग में रख लेना। परीक्षा में सीधा सीधा यहां से प्रश्न पूछेगा कि
अवगुण शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है, अवमानना शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है। तो अवमानना में अव प्लस मानना हो जाएगा और यहां पर अवगुण शब्द है, अव प्लस गुण हो जाएगा। कई बार शब्द आता है अवतार, इस प्रकार ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है। मैं ज्यादा शब्द आपके सामने नहीं लूंगा क्योंकि यहां पे देखो सीधा आपको पता चलेगा अवमानना शब्द है, अवगुण शब्द है, अवतार शब्द है, या इससे संबंधित कोई और प्रश्न आ जाए, अवज्ञा या अवशेष, ऐसे शब्द आ जाए तो वहां आपको अव उपसर्ग स्पष्ट रूप से दिखेगा। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अप, अव और अन वेरी इंपॉर्टेंट है। अन उपसर्ग, अन का देखो बच्चों शब्द आ जाए परीक्षा में अनादि, अनादि के अंदर कौन सा उपसर्ग है, तो ध्यान से यह रखना बच्चों, अन प्लस आदि, अनादि। इसमें अन हमेशा न छोटा होगा, ध्यान रखना, न हमेशा हलंत वाला होगा। अनधिकार, अनन्य शब्द आता है, अनाधिकार। एक शब्द कई बार पूछते हैं अनंत, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों। अनंत, अनंत में कौन सा उपसर्ग है बच्चों, अन उपसर्ग है, अनादि, अनाधिकार। इस प्रकार के कोई शब्द मिले या आपको एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द दिमाग में रखना, अनीश्वर। ये शब्द अन प्लस ईश्वर से मिलकर बना है। अब तक हमने जितने भी उपसर्ग पढ़े जिसमें सबसे कठिन शब्द देखा मिल जाए तो यहाँ पर अनीश्वर शब्द है। अब बच्चों आप दिमाग में रखो, मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी कि जिस विद्यार्थी को सारणी याद है वो आसानी से उपसर्ग निकाल लेगा। जैसे अनीश्वर शब्द आए तो आपको कई बार ऐसे लगता है कि इस अनीश्वर शब्द के अंदर अनि उपसर्ग आ जाएगा, लेकिन याद करो क्या उस सारणी के अंदर एक भी ऐसा शब्द था जिसमें अन्नी था और ई की मात्रा बड़ी थी? ऐसी नहीं थी। तो ऐसे में हम लोग आसानी से उस सारणी के माध्यम से ऐसे प्रश्न हल कर सकते हैं। अनीश्वर, अन प्लस ईश्वर, इस प्रकार के कुछ शब्द आते हैं। इसके अलावा धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। अन हमने ले लिया, अन के बाद में बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कई आगे आगे कठिन कठिन हमारे सामने उपसर्ग आएंगे, उन उपसर्गों की हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक हमने जो पढ़ा है एक बार वापस रिवीजन करते हैं। शुरुआत में हमने बच्चों उपसर्ग की परिभाषा की बात की, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उसके बाद में बच्चों हमने उपसर्ग की 3 विशेषताओं की बात करी। 3 विशेषता कौन कौन सी है? अर्थात पहली, उनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता, ये शब्द के आगे लगते हैं, और उपसर्ग जिस शब्द के आगे लगेंगे उसके अर्थ में क्या कर देंगे बच्चों? परिवर्तन कर देंगे। और एक हमने महत्वपूर्ण बात देखी, सारणी, सारणी के लास्ट में एक नोट निकल के आया कि उपसर्ग में हमेशा ऊ की मात्रा छोटी होती है। तो जिस जिस उपसर्ग में ऊ की मात्रा छोटी होगी वो हमेशा हमेशा वहां पर संस्कृत के उपसर्गों की श्रेणी में आएगा। और अगला बच्चों हमारा उपसर्ग है वो है आ। अगला उपसर्ग है आ, और आपके ब्लूप्रिंट के अंदर भी इसका एक प्रश्न आया हुआ है। आ के कोष्टक में बच्चों अंग की ध्वनि लगेगी, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखना। जैसे आ के अंदर बच्चों यदि शब्द आते हैं तो आते हैं आमरण, आजीवन, आजान बाऊ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। शब्द के आगे आप विसर्ग भी लगा सकते हो। यदि जिस शब्द के आगे विसर्ग नहीं लगे वो शब्द आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे, और जिस शब्द में विसर्ग मिले वो संस्कृत में देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के शब्द भी आपको संस्कृत में और हिंदी में दोनों में भी देखने को मिलता है। आकंठ शब्द है, आमरण, आजीवन, आजान बाहु की हम लोग बात करें, या एक इंपॉर्टेंट शब्द आता है कई बार आकाश। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये सारे के सारे जो शब्द है इस शब्द के अंदर आ उपसर्ग होगा। कैसे होगा? ध्यान से देखना, आ प्लस मरण, आ प्लस मरण। ये शब्द आ प्लस मरण से बना है और इसमें उपसर्ग है आ। लेकिन जब भी आप उपसर्ग करो तो ध्यान दिए रखना कि आ के कोष्टक में अंग की ध्वनि हमें लिखनी है। आजीवन, आ प्लस जीवन, आ प्लस जानबाहु। अगला है आ प्लस कंठ। अगला है आ प्लस काश। तो ये सब थोड़े बच्चों आप दिमाग में रखना। आ प्लस कंठ ये शब्द है। तो परीक्षा में आपको सीधा सा इस प्रकार प्रश्न देखने को मिलेगा। आ मरण शब्द देगा और इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आ उपसर्ग है। आ जीवन में बच्चों कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। आजान बाहु में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। आकंठ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। आकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है।
तो इस प्रकार इस पूरे के पूरी जो सारणी है इसको आप मेरे साथ साथ में नोट करते रहना, या एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आसानी से आप इस क्लास को देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। तो नोट्स बनाने का बच्चों यहाँ से एक ही तरीका है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहो साथ साथ में। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फिर सारी की सारी जो पेज है उन पेज को आसानी से आप कॉपी में लिख लो, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से सीधे शब्द मिलेंगे आपको कि भाई आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, या फिर आजान बाहु में कौन सा उपसर्ग है, आकंठ में कौन सा उपसर्ग है, आकाश में कौन सा उपसर्ग है। इस प्रकार आगे हम लोग बात करें एक इंपॉर्टेंट उपसर्ग की, तो वो हमारा है बच्चों दुस। शब्द आएगा दुस, और परीक्षा में अधिकतर प्रश्न यहाँ पे यदि हम देखें तो दुस के कई प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो आप दुस को थोड़ा दिमाग में रखना बच्चों। वापस मैं आपके लिख लेता हूँ दुस। सबसे पहली बात बच्चों दुस में दिमाग में ये रखना है कि संस्कृत के अंदर किसी भी शब्द के अंदर दू के बाद में कोई भी से देखने को मिले उसमें उपसर्ग हमेशा बच्चों से सड़क वाला ही शब्द आएगा। ये विशेष रूप से आपको दिमाग में रखना है। कैसे? जैसे देखो शब्द आता है परीक्षा में दुशासन, इस शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है? इस प्रकार के कई शब्द हमें देखने को मिलते हैं। दुशासन, अब इस शब्द के अंदर बच्चों कौन सा उपसर्ग है आप दिमाग में रखो। यहां पर ये सबसे कठिन शब्दों की बात करें तो ये शब्द है हमारे पास दुशासन, ये शब्द आ जाए। अब दुशासन शब्द में बच्चों देखो दू के बाद में चाहे कोई भी से आई, हमने शुरुआत की सारणी में देखा था वहां पर से सड़क वाला है, इसका मतलब संस्कृत के किसी भी उपसर्ग में दुस अगर पूछा है तो वह हमेशा यही दुस होगा। दुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है बच्चों? तो आप दिमाग में रखना दुस उपसर्ग है। कई बार ये प्रश्न सीधा देखने को मिलता है। और भी दुस से जुड़े हुए बहुत सारे शब्द हैं, जैसे शब्द आता है दुस्साहस, दुष्ट, दुस्साहस शब्द आ जाए, या शब्द आ जाए बच्चों दुष्ट, चाहे कोई भी शब्द आ जाए, शब्द आ जाए कई बार दुस आ जाए। या अब इन शब्दों के बारे में देखें, जैसे दुस्साहस शब्द है तो इसमें बच्चों उपसर्ग क्या होगा देखना ध्यान से, दुस प्लस साहस, इसमें हमेशा दुस उपसर्ग होगा। दुष्ट शब्द है, इसमें देखना ध्यान से बच्चों। आपके सामने तीनों शब्द आ गए, से संकर वाला आ गया, से सड़क वाला आ गया, से षटकोण वाले शब्द भी आ गए, यानी मूर्धन्य तालव्य दंत्य तीनों से आ गए। उसके बावजूद भी उपसर्ग हमेशा ये से का ही होगा। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखना। यहाँ से ध्यान रखने वाली सिर्फ एक बात ही है कि से कौन सा आ रहा है। भाई दू के आगे चाहे कोई भी शब्द आ जाए परीक्षा में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उपसर्ग हमेशा दुस से लगेगा। जैसे शब्द आ जाए परीक्षा में दुष्क्रम, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बच्चों आप इस से भ्रमित मत होना, या उपसर्ग हमेशा ये ही लगेगा। चाहे हिंदी की बात करो चाहे संस्कृत की बात करो, दुष्कंठ शब्द कई बार आता है परीक्षा में। अब दुष्कंठ में भी देखो से ये आया हुआ है, उसके बावजूद भी उपसर्ग बच्चों हमेशा यही लगेगा। आप साथ साथ में सारे के सारे शब्द नोट करते रहना, अपने नोट्स में अच्छी तरीके से लिख लेना। और जो दुष् की कहानी है वही कहानी बच्चों आगे निस की भी है। निस की भी यही कहानी है। कैसी कहानी? इसमें भी हमेशा से ये रहेगा, अर्थात दुस और निस दोनों के अंदर ये सेम से ही रहेगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कई बार परीक्षा में एक शब्द आता है निष्फल। अब बच्चों ध्यान से देखना, नी के बाद में से आया है दूसरा, लेकिन उपसर्ग हमेशा ये सही रहेगा। कैसे? निस प्लस फल, अर्थात इस शब्द के अंदर उपसर्ग कौन सा है? निस रहेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। या कई बार शब्द आता है निश्चय, निस्संतान, निष्काम। निष्काम शब्द आता है बच्चों, कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं निश्चय। कई बार शब्द आता है निस्संतान। अब मैंने आपके सामने सारे शब्द रख लिए, से ये वाला भी रख लिया, निश्चय ये से है, इस से के अंदर भी बच्चों दुस वाला वही तरीका रहेगा। और यहाँ कौन सा उपसर्ग है? निस उपसर्ग है। ये निष्काम, इसमें भी कौन सा उपसर्ग है? निस उपसर्ग है। इसमें भी कौन सा उपसर्ग है? निस उपसर्ग है। अर्थात शब्द चाहे कोई भी हो, लेकिन उपसर्ग हमेशा कौन सा रहेगा? से सड़क वाला ही रहेगा। ये बात आप विशेष रूप से दिमाग में रखना। एक बार हमने जो भी पढ़ा है बच्चों वापस एक बार रिपीट करते हैं और उसके बाद में इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं।
वापस जो जो विद्यार्थी अभी नए जुड़े हैं वो विद्यार्थी इस वीडियो की शुरुआत से देखिए। शुरुआत में बच्चों हमने ये टॉपिक लिया था उपसर्ग। ये कक्षा 10वीं के अंदर 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछने की पूरी संभावना नहीं बल्कि 100% आएगा, क्योंकि हमारे ब्लूप्रिंट के अंदर स्पष्ट रूप से ये दिया हुआ है। तो जो विद्यार्थी अभी नए जुड़े हैं वो विद्यार्थी एक बार पुनः इस क्लास को शुरुआत से देखें ताकि आसानी से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी टॉपिक है, हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है जिसमें कुछ कठिनता नहीं है। उपसर्ग शब्द हमने देखा था बच्चों, उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। उप का मतलब होता है बच्चों आगे, सर्ग का मतलब होता है रचना। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा था उपसर्ग की परिभाषा। जिस विद्यार्थी ने नोट्स नहीं बनाए हैं वो विद्यार्थी एक बार इस पूरी बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, वापस हम समझते हैं, फिर इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और साथ साथ में हम इसको रिपीट करते रहेंगे। परिभाषा वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें तो उन्हें बच्चे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने एक शब्द लिया था बच्चों ज्ञान। ज्ञान शब्द के अंदर एक बार वी उपसर्ग लगा तो उसके अर्थ में परिवर्तन हुआ, शब्द बन गया विज्ञान। पहले ज्ञान था, ज्ञान के आगे ए उपसर्ग लगा बच्चों, शब्द बन गया ज्ञान। और फिर ज्ञान के आगे सम उपसर्ग लगा, शब्द बन गया संज्ञान। इस प्रकार उपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ में, शब्द की विशेषताओं में विशेष रूप से परिवर्तन आता है। आगे बात करें तो फिर हमने बच्चों पढ़ा उपसर्ग की विशेषता। उपसर्ग की हमने 3 विशेषताओं की बात करी। कौन कौन सी विशेषता, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए इनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात उपसर्ग खुले अगर कहीं पर भी मिले तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उनका अस्तित्व बच्चों तब है जब वो किसी शब्द की आगे लग जाए। फिर देखो ये शब्द के हमेशा कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं। और उपसर्ग शब्द नहीं होता बच्चों, शब्दांश होता है। ये बात हमने परिभाषाओं में देख ली थी। आगे बात करें फिर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी की बात करी। इस सारणी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में हम इस सारणी को वापस रिपीट करते हैं। जिस विद्यार्थी को ये सारणी याद है वो आसानी से किसी भी प्रकार का ऑप्शन वाले इजी प्रश्नों को हल कर सकता है। कैसे बच्चों, संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, इसकी सारणी बहुत आसान है। कैसे याद रहेगी, अभी अति अधि, अभी अति अधि, उप औ अन आ, उप औ अन आ, पर परा परि प्रति, दुस निस दुर निर नि, अनु उत उप वी सु और सम। ये इसकी क्या है, सारणी है। और जिस विद्यार्थी को ये सारणी याद है वो आसानी से सरल प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो इसलिए विद्यार्थियों इस सारणी को बहुत अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। सारणी से एक निष्कर्ष निकल के आया, वो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट निष्कर्ष ये है कि संस्कृत में उपसर्ग की मात्रा हमेशा छोटी होती है। जैसे दुस की बात करी, दू की में ऊ की मात्रा क्या थी बच्चों, छोटी थी। निस में छोटी थी, नी में छोटी थी, अति में छोटी थी, अधि में छोटी थी। अर्थात किसी भी शब्द के आगे इनकी छोटी छोटी मात्रा लगती है। उसके बाद में यदि हम आगे बात करें फिर हमने एक एक शब्द के बारे में बच्चों बात करी और शुरुआत में हमने अभी शब्द लिया। अभी शब्द में देखो अभिनव शब्द है, परीक्षा में आपको ये देगा कि अभिनव शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है। तो बच्चों ये सबसे इजी शब्द है कि जिस शब्द के आगे अभी मिले वो शब्द हमेशा अभिनव से जुड़ा हुआ होगा। अभिभाषण, अभिसार, अभिमान, अभिनव, अभी सार, इस प्रकार के ये शब्द है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों अभिमान। अभिमान कई बार परीक्षा में पूछते हैं कि अभिमान शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग लगता है। तो अभिमान शब्द में बच्चों अभी प्लस मान यानी इसमें अभी उपसर्ग लगता है। उसके बाद में हम आगे हमने बात की अगले उपसर्ग की अति की, जिसमें अतिसार, अतिक्रमण, और फिर हमने अधि की बात करी जिसके शब्द है अधिनियम, अधिकार, अधिनायक। और फिर हम अधि के अगले शब्दों की बात करें बच्चों तो अपशब्द हमने लिया जिसमें अपवाद, अपमान, अपशब्द। और फिर अव लिया जिसमें अवमानना, अवगुण और अवतार। उसके बाद में बच्चों आ लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है आ। आ का एक प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछते हैं और आपके ब्लूप्रिंट के अंदर भी इसका एक प्रश्न आया हुआ है, तो आप ध्यान से देखना बच्चों। आमरण, इस शब्द में आ उपसर्ग है। आजीवन, आजान बाहु, आकंठ, आकाश। जैसे आमरण, आ प्लस मरण, आ प्लस जीवन, आ प्लस जानबाहु, आ प्लस कंठ और आ प्लस काश।
फिर हमने बच्चों आगे दुस लिया। दुस में सबसे बड़ी बात दिमाग में ये रखनी है कि इसमें से हमेशा सड़क वाला होगा। शब्द के अंदर चाहे कोई भी शब्द दिया हुआ मिले, ये बात आप बच्चों विशेष रूप से दिमाग में रखना कि दू के बाद में चाहे कोई भी से मिले, चाहे दंत्वय मिले, तालव्य मिले, मूर्धन्य मिले, अर्थात तीनों अपनी आम भाषा में हम बोलते हैं, सड़क वाला से मिले, चाहे षटकोण वाला मिले, चाहे संकर वाला से मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसमें उपसर्ग हमेशा संस्कृत में बच्चों तो सही रहेगा। ये बात आप आसानी से दिमाग में रखना। कैसे? शब्द आ जाए दुशासन, इस शब्द में से तो बच्चों ये मिल रहा है, लेकिन उपसर्ग में क्या बनेगा? दुष् बनेगा। दुस्साहस में से ये है और यही रहेगा। दुष्ट में दुष् उपसर्ग, दुष्क्रम शब्द, इसमें भी दुष् प्लस क्रम, दुष्कंठ शब्द, ये इन सारे के सारे शब्दों में दुष् हमेशा कौन सा रहेगा? से सड़क वाला ही रहेगा। फिर हम आगे बात करें तो आगे बच्चों निस, निस शब्द की भी वही कहानी। कौन सी कहानी? जो कहानी दुष् की है वही कहानी निस की है। अर्थात संस्कृत के अंदर नी के बाद में कोई भी शब्द आपको देखने को मिले, चाहे संकर वाला हो, चाहे षटकोण वाला हो और चाहे सड़क वाला हो, कोई भी से मिले, सारे के सारे शब्दों में उपसर्ग हमेशा निस ही रहेगा। कैसे? शब्द मिल जाए निष्फल, इसमें बच्चों से तो ये है लेकिन उपसर्ग क्या होगा? निस होगा। निस्संतान में निस, निष्फल में निस, निष्काम में ये निस, निश्चय शब्द में ये निस। अर्थात नी के बाद में कोई भी से आए, इससे संस्कृत में कोई फर्क नहीं पड़ता, उपसर्ग हमेशा निस ही होगा। ये बात आप विशेष रूप से दिमाग में रखना। और उसके बाद में बच्चों हम इस उपसर्ग की क्लास को आगे लेके जाते हैं, लेकिन आप विशेष रूप से ध्यान ये रखना कि जो जो शब्द हम लोग यहाँ डिस्कस किया, सारे के सारे शब्दों को बड़ी सच्ची श्रद्धा और सच्ची ईमानदारी से अपने नोट्स में लिख लेना, ताकि बोर्ड परीक्षा में हम आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों ये उपसर्ग की क्लास हमारी आगे जारी रहेगी। आप उत्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। हम इस क्लास को डे बाय डे आगे बढ़ाते रहेंगे और आपको पूरा का पूरा जो कोर्स है उसमें व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करवाते रहिए। एक बार उत्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का, सभी अभिभावकों का और सभी शुभचिंतकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज की क्लास बच्चों हम यही समाप्त करते हैं। कल हम निर उपसर्ग यानी कि निस के बाद के उपसर्ग की बात करेंगे। इसलिए आप आज हमने जो जो भी पढ़ा है बच्चों, आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हम डे बाय डे शीतकालीन अवकाश में और कोरोना का भी अभी इस समय धीरे धीरे हमारे राजस्थान में प्रचार और प्रसार हो रहा है, तो कोरोना बच्चों बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग भी घर में रहे, सुरक्षित रहे और ऑनलाइन क्लास का आनंद करते रहिए। फोन का हमेशा हमें सदुपयोग करना है, कोई भी विद्यार्थी फोन का दुरुपयोग नहीं करे और सदुपयोग करे, और घर में घर वालों का भी सहयोग रहे। तो सभी अभिभावकों से भी मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप सभी विद्यार्थियों को आप फोन दीजिए, ताकि विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास का आनंद ले सकें। क्योंकि बदलती हुई दुनिया और हमारा जो विकसित राष्ट्र है, ये भावना तभी सफल होगी जब एक एक विद्यार्थी डिजिटल दुनिया से जुड़ेंगे और उसका सकारात्मक और सदुपयोग करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।